कई फिल्म स्टार सोचते थे मैं आर्किटेक्ट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ऐसे फील्ड में जाऊंगा, प्लेयर बनूंगा, लेकिन वो सडनली उनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि वो क्लिक हुआ और वो एकदम उसमें जंप कर गए। तो आप जब पास्ट लाइफ में जाते हैं ना, तो आप बिल्कुल बर्ड व्यू की तरह अपने पूरे जीवन को ऐसे देख रहे हो। जितनी भी तड़प होती है ना, पैसों की तड़प, सेक्स की तड़प, वो ठीक अपने संस्कारों के अनुरूप जब तक उसको पूरी तरह भोग कर पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, तब तक वो उसके पीछे भागेगा। लोगों को मैंने पूछा, पूर्व जन्म में जाकर देखो कंप्यूटर कैसे है, तो बोले सर कंप्यूटर तो है नहीं सर, बोले विचारों से काम चल रहा है सब। हम सब जानते हैं कि संसार से कभी भी कोई भी चीज सदा के लिए खत्म नहीं होता। अगर आप पानी को गर्म कर देते हैं तो वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है। अगर आप लकड़ी को जला देते हैं या अगर आप इस पेपर को अभी जला दें तो ये राख में बदल जाएगा, कार्बन में बदल जाएगा। बट हैव यू एवर थॉट कि जब कोई इंसान मरता है तो वो जो उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, जिसे हम कहते हैं कि वो कॉन्शियसनेस किसी चीज़ को फील करता है, उसे सोचता है, उसी के थ्रू वो किसी से प्यार करता है, ये सब अचानक से कहाँ गायब हो जाता है? क्वांटम फिजिक्स आज कहती है कि एनर्जी कभी नष्ट, कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो क्या मौत सिर्फ एक एनर्जी शिफ्ट है? आखिर क्यों मॉडर्न साइंस आज भी हमारे दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स में से उस ऑब्जर्वर को नहीं ढूंढ पाया जिसकी बात सनातन सदियों से करता आ रहा है? इसका मतलब है अध्यात्म के नाम पर हम आज भी नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह सिर्फ एक आध मेथड के साथ खिलौनों से ही खेल रहे हैं। और क्या फिर डेथ और री इनकारनेशन का कनेक्शन आध्यात्म से कहीं तक हो सकता है? सोचकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो स्पिरिचुअलिटी और चेतना की गहराइयों को विज्ञान की कसौटी पर परखने में माहिर है। पिछले 45 सालों से अधिक होलिस्टिक हीलिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए हजारों जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने वाले डॉक्टर NK शर्मा, वेलकम टू सोचकास्ट सर। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। तो सर, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, उसके थ्रू हीलिंग करवाते हैं। हम जैसे लोग और हम जैसे बहुत से लोग जब पुनर्जन्म सुनते हैं ना, तो हमें लगता है नहीं, ये सिर्फ कहानी है, ये इधर उधर ट्राइबल एरिया से निकली हुई बातें हैं। तो वैसे लोगों को आप क्या तर्क देते हैं कि हम भी पुनर्जन्म को एक नए अंदाज से देखने के लिए फिर से खड़े हो जाएं? देखिए जूही जी, अगर आप एक परिवार में जैसे 4 बच्चे पैदा होते हैं और एक ही माहौल मिलता है उनको, और उसके बावजूद आप देखते हैं कि चारों भाइयों के नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, और उसकी भी बात छोड़ दो, जुड़वा बच्चे भी साथ में पैदा होते हैं, तो राम और श्याम की तरह उनकी पूरी कैरेक्टर अलग अलग होती है। बिल्कुल। तो फिर जैसे बोलते हैं ना कि जब एक ही पेड़ के सारे पत्ते निकलते तो ऑलमोस्ट एक जैसे डिज़ाइन के होते, तो सब एक जैसे ही होने चाहिए थे। तो ऐसी क्या चीज़ है कि वो एक जैसे नहीं है? और एक भाई जो है बहुत स्पिरिचुअल फील्ड में घुस जाता है, एक भाई बहुत पैसा कमाने के पीछे भाग रहा होता है, एक भाई कुछ करता ही नहीं, आलसी बना रहता है, वो वासनाओं में डूबा रहता है। तो ये इसके अंदर ऐसा ब्लूप्रिंट डाला किसने अल्टीमेटली? कैसे लेकर आया सब कुछ ये? तो ये जो चीज़ें हम जब देखते हैं, और तो इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं वो अपना ऑलरेडी ब्लूप्रिंट लेकर आया है, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। पहली बात तो कॉमन सेंस है, ठीक है? दूसरा प्रमाण क्या होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के हस्त रेखाओं को आप देखोगे, देखिए हाथ की रेखाएँ बचपन में जब गर्भ में हम होते हैं तो धीरे-धीरे 9 महीने तक डेवलप हो जाती है। इसलिए जब हम पैदा होते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं और हमारे हाथ की रेखाएँ और माउंट्स डेवलप हो चुके होते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हर व्यक्ति के हैंड प्रिंट्स अलग अलग होते हैं, उसकी मतलब रेखाओं का स्टाइल अलग अलग होता है, बिल्कुल। उनके माउंट्स, उनके टिप, उनके फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स की इतनी बड़ी स्टडी है कि आज हम खुद भी फिंगरप्रिंट्स पे काम करते हैं। तो हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स में पूरी पर्सनालिटी उसके अंदर जो है लिखी हुई है। यूँ समझ लो, हाथ रेखाओं में उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसे होगा, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, वो मतलब लीडरशिप करेगा कि वो यानी तो वो सबमिसिव रहेगा, यानी तो वो ढीला रहेगा, एक्टिव रहेगा, कुछ भी आर्टिस्टिक होगा या मैकेनिकल होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वो लेके आ चुका होता है। तो इसका मतलब है कि वो कहाँ से लेकर आया है भाई? किसने उसके जीवन में ऐसा डाल किसने दिया है? ये सारा इतना अगर डालना था तो सब में एक जैसा डाल देता, जैसे बोलते हैं ना, ये सब में अलग-अलग क्यों हैं सब लोग? समझे ना? और ये सारी जो चीज़ें हैं उनके साथ चली आ रही हैं, वो सब कई जन्मों से एक संस्कार रूपी जो चीज़ होती है, जो सटल लेवल पे होती है। तो वो ब्लूप्रिंट यानी कि सॉफ्टवेयर कह दो, जैसे बॉडी तो हार्डवेयर की तरह है,
तो एक सॉफ्टवेयर की तरह जो है ना वो चीज़ उनके साथ आ चुकी होती है। तो इसलिए वो जैसे पैदा होते हैं तो वो एग्जैक्टली अपने सॉफ्टवेयर के अनुसार ही बिहेवियर कर रहे होते हैं। बट बच्चा तो सब कुछ सीख रहा होता है। नहीं नहीं देखिए, आपने कभी नोट किया होगा, आप इस जन्म में आप जो कुछ सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, वो तो एक एक्स्ट्रा एडिशन है सिर्फ उसके। पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि सर्टन कई चीज़ें बच्चे अपने आप भी करने लग जाते हैं, जैसे म्यूज़िक करने लग जाते हैं, आर्ट करने लग जाते हैं, कई चीज़ें क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है, कई तरह की उनका आकर्षण होता है। तो ये तो देखिए, लर्निंग तो प्रोसेस तो हर जन्म में हम जिस घर में पैदा होता है, वातावरण में पैदा होता है, वो तो हमें सीखने को मिलता ही है। लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए आज आप अपने घर में आप जिस माहौल में पैदा हुई, पर आपने देखा होगा कि धीरे 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 आपको चाहे कितना भी एजुकेट किया गया, पर अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं उससे हटकर कहीं और तरफ ड्रा होने लग गए अपने आप, बिल्कुल। समझे ना। तो ये जो आकर्षण होता है ना, ये हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए मैं सोच करके आया था इस फील्ड में कि मैं कोई डॉक्टर बन के, नेचुरोपैथ बन के मैं कुछ करूँगा, हॉस्पिटल चलाऊँगा मान लो। पर मैं तो उसमें ज़्यादा दिन रहा ही नहीं। और मेरा जो ओरिजिनल जो स्पिरिचुअल जो मेरा इंक्लिनेशन है, यानी कि मेरे अंदर जो ब्लूप्रिंट है, वो समय आने पर वो ज़्यादा मुझ पर हावी होने लग गया और मुझे उस तरफ आकर्षित करके मुझे उस तरफ लेके चला गया। तो एक जरा सी चिंगारी आई, उसने मेरी पूरी फ्लेयर अप करके मेरे अंदर से मेरा वो सारा जो भंडार था वो बाहर निकाल दिया उसने। मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई, मतलब आई वॉज नेवर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस पाथ कि मुझे ये समझना है, बट ऐसा हुआ कि ठीक है, पता नहीं कैसे मन में एक वो जागा क्यूरियोसिटी, ईश्वर क्या है, फिर किताबें पढ़ना शुरू की, फिर बहुत चीज़ें जाने मैं क्या है एंड ऑल। लेकिन आज तक मैं ये बात अभी भी नहीं समझ पाई हूँ कि क्योंकि वो मेरा समय ऐसा था कि मुझे उस कंडीशन ने रिवायर कर दिया ये सोचने के लिए कि ईश्वर क्या है। बचपन से मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, मेरे घर में काफ़ी क्यूरियस लोग रहे, मैं बहुत क्यूरियस थी, इसलिए ऐसा हुआ। या फिर ये मेरी कॉलिंग थी, जिसको आप बोल रहे हैं ना कि एक ब्लूप्रिंट पिछले जन्मों की वजह से, क्योंकि मैं भी ऐसे उड़ते उड़ते इस दिशा में आई। हाँ, कोई कहीं से कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कभी सोचा ही नहीं था बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कि इस एज में यहाँ बैठ के आई विल हैव इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स। देखिए, अभी मैं कई फिल्म स्टारों की मैं लाइव पढ़ता हूँ ना, इवन कई बड़े बड़े इवन लीडर्स की भी, तो उनके दिमाग में नहीं था कि वो कभी पॉलिटिक्स में जाएंगे, मतलब जैसे उनको हेड थी पॉलिटिक्स एक प्रकार से। कई फिल्म स्टार सोचते थे मैं आर्किटेक्ट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ऐसे फील्ड में जाऊंगा, प्लेयर बनूंगा। लेकिन वो सडनली उनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि वो क्लिक हुआ और वो एकदम उसमें जंप कर गए। तो ये जो चीज़ें घटती है ना, ये बिना आपके अंदर जब तक उसकी ज़मीन नहीं है ना, वो बीज काम ही नहीं करेंगे। अच्छा। जब मेरे भी दोस्त मित्र कॉलेज में थे, तो उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की कि मैं सिगरेट पीऊँ, मैं शराब पीऊँ, ऐसे होते बच्चे करते हैं सब। पर मैं सचमुच में जब मैंने सिगरेट का एक कस मारा तो मैंने वास्तव में गाली दी कि यार तुम ये क्या पागलपन करते हो, कैसे अंदर लेते हो ना तुम निकालते हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और शराब को तो बदबू आके मैंने कहा यार इतनी बदबू मारते हो तुम, कैसे पीते हो यार ऐसे, मुझे तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये तो बड़े मजे से पी रहे हैं मेरे दोस्त सारे और तारीफ कर रहे हैं, यार आज तो मजा आ गया, और मैं उसको ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे अंदर ऐसा कौन सा एक तत्व छुपा हुआ है जो इन सब से दूर हो, मतलब घृणा कर रहा है। तो वो मेरा पास्ट कर्मा से जो मेरे अंदर जो मेरे जो बोलते हैं जो कंडीशनिंग हुई है, मेरे संस्कार में कहीं छुपे हुए हैं, वो इन चीज़ों से मुझे अपने आप दूर करती जा रही है, मुझे उस तरफ जाने नहीं दे रही है। और आपने देखा होगा कि आपको कुछ गलत चीज़ें करनी है तो कुछ आप उस तरफ आराम से, कई लोग चले जाते हैं और कई लोग, आपको लगता है कि मेरे अंदर से पता नहीं कोई एक चीज़ है जो मुझे नहीं जाने दे रही नहीं उस तरफ। जाने देती, तो हाँ। ये कौन है जो ये एक अंदर छुपा हुआ जो व्यक्तित्व है, हाँ, ये मैं जो अभी तक नहीं समझ पाई, ये कौन है? हाँ। इनर पर्सनालिटी। देखिए हाँ। ये होता है हमारा इनर कॉन्शियसनेस। देखिए क्या होता है कि वी आर नॉट जस्ट एन फिजिकल बीइंग। हम देखिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तो हमारे बॉडी के साथ अटैच्ड है, लेकिन हम लोग एक सटल बॉडी, हमारे बॉडी के देखिए 7 पार्ट माने गए ना, इस फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, कैजुअल बॉडी, है ना, ऐसे एस्ट्रल बॉडी, ऐसे इस तरह के बहुत सारे शरीर हमारे हैं, 7 शरीर कहते हैं। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है एक प्रकार से, जिसको हम कॉन्शियस बॉडी भी कहते हैं, तो वो उसके अंदर हमारे कई जन्मों की जो भी ब्लूप्रिंट है ना वहाँ पे होती है। इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ है। आपने एक बल्ब पैदा कर दिया तो बल्ब में भी घुस रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिवर्सल है। राइट, वो राइट। आप समझे ना, इस हाँ, तरह से। अच्छा एग्जाम्पल है। तो पंखा गया तो पंखे में आ गया, वो पंखे की तरह चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। शरीर समझे? उपकरण है एक, हाँ, है शरीर ना? उपकरण है, बस। है हाँ, एक। यूँ समझ लो हाँ। आप।
तो इस तरह से चलता है। एक प्रकार से संस्कार लेकर ही पैदा होते हैं और उसके अनुसार ही हम बिहेवियर कर रहे होते हैं, यूँ समझ लें। तो आज हम अपने हजारों जन्मों के संस्कारों के बाई प्रोडक्ट हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। जैसे संस्कार जिसको आप बोलते हैं, हम लोग देखते हैं अपने अपने यहाँ पे जो चलता है कि 16 संस्कार में मुंडन है, जनेऊ है। खैर ये तो बहुत अलग चीज मैं अब जो समझ पाती हूँ। जिस संस्कार की आप बात कर रहे हैं वो इम्प्रिंट्स हैं। हाँ, इम्प्रिंट्स है। हाँ, जैसे ये सोल आप, इम्प्रिंट्स हाँ कह सोल सकते हैं। इम्प्रिंट्स। हाँ, जैसे आपने कहा कि आपने पहली बार अगर सिगरेट पिया तो आपको बड़ा अजीब सा लगा कि क्या है यार। हाँ, तो क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले जन्म में आपने सिगरेट नहीं पिया या कोई ऐसा नशे का पदार्थ यूज नहीं किया, यू डिडंट लाइक इट पिछले कई जन्मों में? हाँ, नहीं, इसका कारण बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, छोटी-छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने का जो हमारा एक नेचर होता है ना, कि हम छोटी-छोटी वासनाओं में उलझते हैं, खान-पान में उलझते हैं, सेक्स में उलझते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, है ना? तो ये हमारी सांसारिक वासनाएँ हैं, जो हर आदमी में होती है। तो अगर हम उसको जान चुके होते हैं, उनसे ऊपर उठ चुके होते हैं ना, तो अब उन चीज़ों को मैं कई जन्मों से जो है ना, मैं चूँकि एक आध्यात्मिक जीवन जीता रहा हूँ अगले पिछले जन्मों में भी, तो उसके कारण मैं ऑलरेडी उससे मैं भोग के ऊपर उठ चुका था ऑलरेडी। तो इसलिए मेरा आकर्षण अब इस जन्म में मुझे नहीं ज़्यादा उस तरफ आया, समझे ना? यूँ समझ लें। तो ये सब क्या होता है कि तो इसका कारण मेरा पास्ट लाइफ का मेरा इम्प्रिंट ही है, जो जिसने मुझे रोका इस तरफ जाने से, यूँ समझ लें। ओके। आपने खुद के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, तो हाँ जी। आपको क्या ऐसा मिला जो आप बहुत शॉक्ड हुआ होगा इंसान, कुछ ऐसा देखा हाँ, हो नहीं, आपने? देखिए क्या होता है, एक्चुअल में पास्ट लाइफ में जाने का मतलब क्या होता है कि एक जीवन का परम सत्य जो बोलते हैं ना, हम उसको रिकॉग्निशन करने के लिए जा रहे होते हैं। समझ, जीवन का परम जीवन का सत्य। परम सत्य, क्योंकि अल्टीमेटली वो वी आर, वाई वी आर, हम क्यों, हमारा जीवन ऐसा है, हमारे आसपास क्यों सुख दुख होता है, पैसा कम आता, ज़्यादा आता, दुख आता है, मतलब परिस्थितियाँ क्यों अच्छी बुरी होती है। तो इसका हम कारण जानते नहीं ना, हम तो हमेशा भाग्य भगवान ग्रहों पे डाल देते हैं। बिल्कुल। तो आप जब पास्ट लाइफ में जाते हैं ना, तो आप बिल्कुल बर्ड व्यू की तरह अपने पूरे जीवन को ऐसे देख रहे होते हो। तो उससे क्या होता है कि फिर आपको है ना, कॉज एंड इफेक्ट राइट। जो हम कहते हैं ना, उसका एग्जैक्ट आपको ना वो शेडो नजर आने लगता है कि यार ये कॉज था इसलिए शेडो आ रहा है, ये समझे ना? तो वो चीज जब क्लियर हो जाती है ना, तो देन यू ड्रॉप योर क्वेश्चंस, यू ड्रॉप योर जजमेंट्स, यू ड्रॉप योर ब्लेमिंग गेम, योर कंप्लेंट्स, सब आप ड्रॉप कर देते हो। तो मैं भी जब पास्ट लाइफ में गया ना, तो बहुत सारी चीज़ें रिकॉग्निशन हुई। जैसे मेरा पास्ट लाइफ में जाकर जो है ना, मुझे ये रिकॉग्निशन करना था कि मैं बचपन से ना इतना भयंकर चटोरा था खाने का। तो मेरे सामने क्वेश्चन था कि यार मैं इतना दीवाना क्यों हूँ खाने के पीछे, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इस तो 25 साल की उम्र तक समझो मैं इसके पीछे भागता रहा। तो पास्ट लाइफ में जब गया तो पता चला कि मैं चूंकि एक पिछले जन्म में, ठीक मेरे पिछले जन्म में एक बाबा था, मेरा आश्रम था पहले 1800 ईस्वी में। तो मेरे आश्रम में ना मैं उपवास बहुत करता था। अच्छा। तो उपवास क्यों करता था? क्योंकि एक तो प्रयोग करने की दृष्टि से भी, और दूसरा इम्प्रेशन की दृष्टि से भी कि बाबा जी देखो जी, आज बाबा जी ने जी 15 दिन से खाना नहीं खाया जी, बाबा जी पानी के ऊपर है जी, बाबा जी ऐसे हैं जी, बाबा जी ऐसे हैं जी, ऐसा होता ना। तो थोड़ा कई बार लोगों को उस जमाने में इम्प्रेस भी करते थे कि बाबा जी बड़े तपस्वी है जी, ऐसे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सब करने के चक्कर में क्या हुआ, अब देखो, अब यहाँ पे मजेदार बात क्या मालूम है, अब ऊपर से कोई भी क्रियाकर्म कर लो, अंदर जो तुम्हारे भाव चलते हैं ना, संस्कार तो उनके बनते हैं। बिल्कुल समझे ना? बिल्कुल। तो मेरे अंदर क्या था मालूम है, अब मुझे खाने की इच्छा है, पर मैंने कहा कि मैं 21 दिन उपवास करूंगा। अब मुझे तो 5वें दिन ही भूख लगने लग गई। अब मैं रोज तड़पने लगा खाने के लिए। पर मैंने कहा नहीं यार, अब आसपास के लोग भी कह रहे हैं और तारीफें किए जा रही मेरी, बाबा जी 21 दिन तक देखो जी कुछ नहीं खाएंगे जी। तो अब मैं खाने का मन कर रहा है, मैं पर अपने आप को अंदर से रोक रहा हूँ। तो मेरे अंदर जो भाव चले ना कि कब सारा 21 दिन आ जाए और पूरा हो जाए और खाना खा लो भाई मैं, समझे ना? तो वो वासना जो थी ना, मेरी तड़प, वो मेरे अगले जन्म में मेरे साथ आई। कि पैदा होते ही 5 साल का हुआ, 4-5 साल का होने लगा, तो उसके बाद जो मैं भागने लगा खाने के पीछे, तो वो जो तड़प थी वहां से मेरे साथ आई। तो इस तरह से जितनी भी तड़प होती है ना, पैसों की तड़प, सेक्स की तड़प, ये देखिए हमें लगने में हमें लगता है कि कोई आदमी चटोरा है तो आप कहते हैं कि पागल है, खाने का सारे दिन खाने के पीछे भागता रहता है, अकल नहीं है इसमें, आप हम ऐसे कहते हैं। या कोई सेक्स के पीछे भाग रहा है हम कहते हैं पागल है ये, या कोई धन के पीछे भाग रहा है हम कहते हैं पागल है ये। नहीं, पागल नहीं है वो, ठीक अपने संस्कारों के अनुरूप जब तक उसको पूरी तरह भोग कर पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, उसको बोलते हैं उससे अंदर उसकी वो निरर्थकता वो समझ में नहीं आती, तब तक वो उसके पीछे भागेगा ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि एक बार आप वर्ल्ड
बर्ड आई व्यू देख लेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो वासना के पीछे मैं अभी भाग रही हूँ, हजारों साल से यही चल रहा है। हाँ, तो यही चल रहा है। ये इसके पीछे आज देखो ना, आज आदमी दिखने में आपको लगता है कि ये आदमी गलत है, पर मेरा मानना क्या मालूम है, वो बड़ा नियम से गलत है। हाँ, बिल्कुल। आप अपनी स्केल से माप रहे हो इसलिए वो गलत हो सकता है। तो इस तो मतलब देखिए, कोई अगर बहुत आध्यात्मिक है, ऊंचाई पे बातें करता है, बड़ी-बड़ी आध्यात्मिक बातें करता है, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। और जो नहीं करता है और वो खाली वासना में उलझा हुआ है, तो अभी तक वो उनसे मुक्त नहीं हुआ, अभी तक उसको मिला नहीं, इसलिए वो उनसे मुक्त नहीं हो पा रहा है। अपनी जगह पे नहीं तो वो भी सही है। हाँ, इसलिए तो एवरीबडी इज राइट। क्योंकि देखो राइट। सवाल क्या होता है, कोई भी आदमी के बारे में आप जजमेंट कैसे कर सकते हैं भाई? वो कितने जन्मों से क्या करता हुआ आया है, कैसे जिया है, हमें कुछ नहीं मालूम ना। हम तो इस जन्म में उसकी जब वो बोलता है ना, उसकी वो प्रतिबिंब, उसकी रिफ्लेक्शन आ रही होती है, तो हम कहते हैं अरे इसकी शेडो ऐसे क्यों है भैया, इसकी शेडो तो ऐसे होनी चाहिए थी। अरे हाउ यू कैन डिसाइड दिस? समझे ना? तो एवरीबडी इज यूनिक एंड एवरीबडी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज चॉइसेस, जो उसने पिछले जन्म में कभी की थी, ये समझ ले। So why there is a contradiction of right doing, wrong doing is societal ये level सोशल पे? है, ये नैतिकता जो वर्ड है ना, ये सोशल से निकली हुई चीजें हैं। एक्चुअल में यूनिवर्स इसको रिकॉग्निशन नहीं करता। Right. There is nothing like moral and नो, आप देखो ना, yes. एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, कि आज दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम आज नेगेटिवली सोचता है, वो दुनिया के हिसाब से नेगेटिवली सोच रहा है, लेकिन अगर उसके दिमाग में घुस के देखो तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा होता है। बिल्कुल, वो कहता है कि नहीं, मैं अपने धर्म का ये कर रहा हूँ, मेरा फलाना ये कर रहा हूँ, टेढ़ी उंगली से सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए मैं टेढ़ी उंगली करता हूँ। तो वो उसके पास अपनी justification है, समझे ना? तो इसलिए क्या होता है, नैतिकता अनैतिकता जो है ना, ये तो सामाजिक नियम है। देखो ना, आप पुनर्जन्म की कहानियां वो करते हैं, उसको पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, एहसास दिलाते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे एपिजेनेटिक्स हाँ जी, कि आजकल जेनेटिक मेमोरी, एपिजेनेटिक्स, ऐसी ही बातें आ रही हैं। तो अगर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ और मैं कुछ चीज़ पीछे का देखती हूँ, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मेरा पिछला जन्म है कि जो डीएनए की मेमोरी में स्टोर होके मेरे कुल से मेरी तरफ आता गया है, उसके साथ मैंने एक अलाइनमेंट कर लिया है? नहीं, देखिए क्या होता है, एपिजेनेटिक्स जो है वो बिहेवियरल और एनवायरमेंटल, ये दो चीज़ों से हमारे अंदर डेवलप होती है, ठीक है ना? तो होता क्या है कि अगर हम जेनेटिकली अगर हम कोई चीज़ लेके अपने डीएनए में मान लो लेकर आ रहे हैं, जो जीन्स है जिसको हम कहते हैं हमारी जो डीएनए, वो तो देखिए वो तो एक पर्टिकुलर कल्चर की अलग जीन्स होती हैं। वो तो उनके जैसे अभी आज अफगानिस्तान के लोग लंबे होते हैं, साउथ इंडियन के थोड़े छोटे होते हैं, तो जापानीज लोग थोड़े नाक अलग सा होता है, मान लो ऐसे। तो ये तो जेनेटिक जो कोड है ना, ये देखिए जब तक आपका फिजिकल फॉर्म नहीं आता ना, तब तक आपके जीन्स और डीएनए का कोई मायने नहीं है। ओके, ओके। क्योंकि आपका डीएनए जीन्स क्या है, वो तो एक माँ बाप से जो आपको मिला, और तो माँ वो बाप मतलब कुल मिला के बेसिक इन्फॉर्मेशन, आईज, हाँ, नोज, वो कान, वो ये बेसिक सब इन्फॉर्मेशन जो होती है basic वो आपको मिली। तो लेकिन उसमें सटलर लेवल पर जो आपके पेरेंट और एंसेस्टर्स ने जो कोई मान लो फियर, कई तरह के हैबिट्स, कई तरह के थॉट्स, इमोशंस, जो उन्होंने जो उस समय जो देखा था ना, तो उसकी एक स्टोरेज उनके भी सोल के ऊपर होती है ना जनरली। तो होता क्या है कि हम 3-4 जन्मों तक उनके हल्के हल्के इम्प्रिंट्स लेकर आते हैं, स्ट्रांगली नहीं, ध्यान रखना, हल्के हल्के इम्प्रिंट्स आते हैं, क्योंकि वो हमारी जैसे यूँ समझो कि हमारे जो जैसे मान लो कि डीएनए है, उसके जीन्स जो होती हैं वो समझो पियानो के चाबियों की तरह है, समझे ना? तो अब वो पियानो तो है, पर उसके आसपास जो उसको चलाता कौन है, कि आदमी चलाता है, प्राण ऊर्जा चलाती है। तो केमिस्ट्री जो होते हैं ना आसपास में, वो हमारे हार्मोन जो केमिस्ट्री होती है वो उसको मतलब ऑफ करती है या ऑन करती है, यूँ समझ लो आप। तो इसलिए 3-4 जन्मों तक किसी भी जीन्स का प्रभाव रहेगा, मतलब उसके डीएनए में वो कोडिंग रहेगी। डीएनए तो प्रैक्टिकली ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म है, समझो, वो तो कोई सटलर फॉर्म नहीं है, समझे ना? तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप स्टडी करोगे इसके अंदर, साइंटिस्ट लोग भी जानते हैं कि ये सब 3-4 जन्मों तक चलता है, जो चूहों के ऊपर भी प्रयोग किया गया। जैसे चूहों को देखा गया कि एक पर्टिकुलर एक सुगंध उनको सुंघाई गई, तो उसके बाद में चेरी ब्लॉसम की, तो उसके बाद में अगले जन्म में उसके बच्चे जो हैं उस चेरी ब्लॉसम की सुगंध से अलग होते रहे, भागते रहे, उनको वो अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे जेनेटिकली जो है ना, थोड़ी कुछ हमारी चीज़ें ऐसे आती है, पर वो 2-4 जन्मों तक आती है। पर इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या मालूम है,
इमीडिएटली आज ही अगर आपको ट्रेन किया जाए, आपके वो इमोशनल रिलीज किए जाए और आपको नया लाइफस्टाइल और नया एनवायरनमेंट दिया जाए, तो इमीडिएटली इट इज चेंजेबल ऑल्सो। ओह, हाँ, इसीलिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना, हम 100% हमेशा ढोते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अगर अनकॉन्शियस हो और आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो फिर थोड़ा बहुत उसका असर आपके जीवन में आएगा ही। अब इसमें समझने की बात क्या मालूम है, ज़्यादातर जो हमारे डीएनए में जो कोडिंग आती है ना, वो मदर की ज़्यादा आती है। हाँ, हाँ, मदर की राइट। सबसे ज़्यादा होती है, समझे ना। जो हमारे मतलब प्राण ऊर्जा को लेना है, या हमारे बॉडी में जो कई तरह के चेंजेस आते हैं, वो सब उसमें मदर का रोल ज़्यादा होता है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि पूरे हमारे हेल्थ में और हमारे जीवन में अंदर सिर्फ जीन्स का 2% ही रोल है, और एवरी जीन्स इज चेंजेबल। अगर आज ही आप तो अपना थॉट चेंज कर लो, आज ही अपने विचार और भावनाएं चेंज कर लो, एक्शन चेंज कर लो, तो इमीडिएट आपकी सारी फ्रीक्वेंसी एनर्जी पूरे बॉडी में हमेशा के लिए बदल जाएगी। थॉट्स लेवल पे ऐसा क्या चेंज करे? अगर आई एम थिंकिंग, मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई, इफ आई एम थिंकिंग टू क्रिएट मनी, हाँ। इट मीन्स आई एम फीलिंग दैट आई डोंट हैव मनी। हाँ, यस यस, यू हैव दैट फीलिंग। यस, यस। तो फिर इसको कैसे बदले? नहीं, बदला नहीं। देखो क्या होता है मालूम है, मनी कैसे क्रिएट होता है, 3 तरह से क्रिएट होता है। या तो कोई आदमी प्रोफेशनल बनता है, या कोई जॉब करता है, या कोई बिजनेस करता है। तो मैंने देखा कि अब एक जॉब वाला जो है वो कितना पैसा कमा सकता है, तो मैंने देखा एक आदमी अच्छी स्टडी क्यों करता मालूम है, अच्छी नौकरी करने के लिए। स्टडी करने का मतलब ही है कि मुझे अच्छी नौकरी करनी है। मिलेगी, हाँ। क्योंकि उसका माइंडसेट वही है, और वो बचपन से उसके माँ बाप ने वो सिखाया कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, जॉब लेके सेक्योर हो जाओ। तो वो करते बेचारे। आप किसी भी जॉब में होते हो ना, तो आप अपने आप को इतना पॉलिश करो, माजो, और अपनी इतनी वैल्यू क्रिएट करो कि जिससे सामने वाले को लगे कि मैं यार इसको छोड़ नहीं सकता, रिप्लेसेबल ना रहो, रिप्लेसेबल easily तो देखो replaceable ना, ना रहो। तभी तो आपकी वैल्यू बनती है ना किसी भी जॉब Right. में। अच्छा, उस मालिक ने नहीं की, मान लो नालायक मालिक था। Even in the relationship also. even in the Yes, yes. relationship, if you are emotionally unavailable, आपको छोड़ के जाना इजी है। बस फिर अगर कोई प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशन में मैंने क्या देखा मालूम है, चाहे किसी प्रकार का प्रोफेशन हो, मैकेनिक हो के, प्लम्बर हो के, तुम एडिटर हो के, तुम फलाने टिकड़े कुछ भी हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, एक ही चीज मैंने क्या देखी मालूम है, इस संसार में हर आदमी एक अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। राइट। मैं कहता हूँ तुम अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओ ना भैया, लोग तुम्हारी खोज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पीपल आर सर्चिंग यू, पर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि जिससे लोग तुमको पकड़ सकें। पैसे की कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर पैसा लेने की ताकत नहीं है। ताकत नहीं है, हाँ। यू क्रिएट वैल्यू इन योरसेल्फ, पीपल विल पे यू। राइट। तो मैंने यही साइंस समझकर मैंने देखा कि अगर मैं किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ, और उस क्षेत्र में अगर मैं अपनी विशेषता को मांझता रहता हूँ, पॉलिश करता रहता हूँ, बढ़ाता रहता हूँ, तो लोग मेरी वैल्यू करेंगे। तो आज जब मैं भी रेकी, देखिए आज मैं रेकी और पास्ट लाइफ पे काम करता हूँ, तो आप जरा सोचिए, मैं जो भी लोगों को दे रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं दिखता, टेंजिबल कुछ है ही नहीं, टेंजिबल कुछ है ही नहीं। राइट। लेकिन फिर भी मैं लोगों को प्रोफेशनली जो है दे रहा हूँ मैं। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि आई क्रिएटेड दैट वैल्यू इन माय प्रोफेशन। राइट। तो मेरा मानना क्या मालूम है, हर प्रोफेशन में पैसा है, सिर्फ लोग है ना जुगाड़ू काम करके या अपने आप को है ना एक जगह जाके रोक देते हैं, अपने आप को डेवलप नहीं करते। अब तीसरा रहा कि बिजनेसमैन। तो भाई आज आप जानते हो कि आप जब पब्लिक की नीड के अनुसार उनको क्वालिटी, उनको सर्विसेज, आप कोई भी चीज़ की देते हो। देखो आज आप नोट करना, आप एक ज्वेलरी की दुकान ढूंढते हो, तो आप देखना आप एक पर्टिकुलर ज्वेलरी की दुकान ही जाते हो। राइट। अच्छा, मैं पूछता हूँ क्यों जा रहे हो भैया, अब क्या हो गया, नहीं जी वो थोड़ा मतलब रीजनेबल रेट है, और थोड़ा जेन्युइन व्यक्ति भी है, और ऑनेस्ट है जी, और कभी फालतू की वो नहीं करते, कुछ भी, कुछ तो है ना वैल्यू, कुछ तो वैल्यू है, तभी तो आप उसके बाद जा रहे हो। अच्छा, आप ये हर वक्त ये रेस्टोरेंट क्यों चॉइस करते हो भैया, आप समझे ना, या आप हर वक्त यही कपड़े की दुकान में क्यों घुसते हो आप। तो इसका कारण क्या है, नहीं उनके पास एक तो क्वालिटी अच्छी होती है, और बाद में इनका फॉलोअप भी अच्छा होता है, कुछ भी। तो आप जब बिजनेस में भी रहते हो ना, एंड इफ यू आर गिविंग गुड सर्विसेज एंड गुड क्वालिटी एंड गुड इकोनॉमिकल चीज जो भी, तो वो लंबे समय तक चलती है। अब आप जरा सोचो, मैं तो पैदा हुआ तब मैंने ब्रूक बॉन्ड चाय का नाम सुना था, आज भी ब्रूक बॉन्ड चाय चल रही है। राइट। राइट। क्यों चल रही है भाई, टाटा भी आ गई, कितनी चाय आ गई उसके सामने, फिर भी चल रही है। लिप्टन उस समय सुना था मैंने बचपन में, 80 साल पहले, और वो आज भी वो मेरे सामने नाम सब चल रहा है। तो मतलब कोई चीज चलती क्यों है, देखिए लक्स साबुन, लाइफ बॉय साबुन सब कितने बचपन से सुनते हैं, राइट। आज भी चल रहे हैं, आज भी चल रहा है, हाँ। तो क्यों, क्योंकि दे हैव मेंटेन्ड देयर वैल्यू, देयर इकोनॉमिक। पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट बचपन से खाता रहा हूँ।
सही बात है। तो मतलब क्या होता है मालूम है, हर बिजनेस चलता है संसार में। देखो पार्ले जी के सामने कितने बिस्किट कंपनियां आ गई, कम से कम 500 बिस्किट कंपनियां और आ गई होगी, उससे ज्यादा ज्यादा हर 50 हर दिन मैं देख रही हूँ कुछ नया आ रहा है नया आ रहा मार्केट है। में। लेकिन उसके बावजूद भी पार्ले जी ने अपना जो बना के रखा है ना वर्चस्व, तो वो क्यों क्यों रखा है, क्योंकि इकोनॉमिकल। आज एक 5 रुपए में 2 पैकेट आ जाता, छोटा सा मान लो के भी। तो मतलब क्या होता है कि तो ये चीजें जो बिजनेस में मैंने देखा कि आप ऐसी चीज दो ना, पब्लिक तो तुम्हारे पीछे भागना चाहती है, तुम्हारे पास ही आना चाहती है। अपने साथ ईमानदारी रखो, बस कम बस से इस कम तरह, अपने साथ, दुनिया हाँ के साथ तो देख लेना, बट अपने साथ तो पहले रखो ईमानदारी। तो इस तरह से मैंने क्या देखा जूही जी कि वेल्थ, देखिए पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ये समृद्धि का सागर है, यूं समझ लो। बर्तन का साइज तुम डिसाइड करते हो। राइट राइट चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा ना। राइट राइट। तुम्हारा विजन किसका है, तुम्हारा है ना। अच्छा, कोई तुमको रोक रहा है क्या, भैया तू बर्तन कटोरी मत करना, तू बर्तन मत करना, तू बाल्टी मत लेके जाना। अरे भाई, सोच तुम्हारी है, विजन तुम्हारे हैं, सपने तुम्हारे हैं, तो तुम क्रिएट तो करो ना। हर आदमी में ना एक टैलेंट होता है, जीनियस होता है, पर हम उसको कभी बाहर नहीं निकालते। बाहर नहीं निकालते। देखिए मैंने इसके ऊपर एक शेर है, कितने यहाँ ऐसे कमल होते हैं जो खिलते नहीं और मौत के भेंट होते हैं। ये बात जुदा है कि वह तामीर ना हो, बनाए नहीं गए हो, वरना हर मस्तिष्क में ताजमहल होते वाह हैं। इस तरह से तो मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो जीनियस नहीं है, सिर्फ हम उसको बाहर नहीं लाते। वरना नहीं तो जो आनंद ने जो 30 IIT के बच्चों को जो तैयार किया बिहार में, तो वो 30 बच्चे हैं ना, मजदूरों के बच्चे, वो कभी IIT में जा ही नहीं सकते। तो उनको, इसका मतलब है कि टैलेंट तो था ना, आज इंजीनियर बना दिया ना उसने। तो मतलब अगर हम बच्चे को सचमुच बनाए ना, तो ही कैन बिकम ए ग्रेट पर्सन। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो पैसा आ जाएगा, अपनी स्किल को एक तो पॉलिश करो, अच्छा अवसर मिले तो उस अवसर के साथ खुद को मोल्ड करो और आगे बढ़ो। यही कुल मिला के पैसा कमाने का शॉर्टकट ये है, बस बस है ना? बिल्कुल। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे पुनर्जन्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेके बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि कुछ 10-15 साल हम फ्यूचर भी देख पाते हैं, हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी। मेरा जो एक वो है कि ये जहां मैं आज खड़ी हूँ, ये मेरा वर्तमान है, प्रेजेंट है। हाँ जी, हाँ जी। मैं पीछे जाके किसी जगह पे जाके पास्ट लाइफ देख पा रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ चलो वो मेमोरी का हिस्सा है मेरे, कहीं ना कहीं किसी तरह की संस्कार के थ्रू। हाँ जी। बट मैं अगर फ्यूचर भी देख पा रही हूँ, तो देखने का मतलब होता है किसी चीज का किसी आयाम में घटित होते रहना। होते रहना, हाँ जी। तो क्या वो फ्यूचर की वो पॉसिबिलिटी कहीं घटित हो रही है, इसीलिए मैं देख पा रही हूँ? हाँ और या फिर ऐसा है कि ये मेरे दिमाग के फॉल्स जो मेमोरी हम कहते हैं, चीजों को जोड़ तोड़ तोड़ करके एक नया क्रिएट कर लेना, या ये है, या फ्यूचर सच में कहीं है, ऑलरेडी पोटेंशियल फॉर्म में है? हाँ, देखिए क्या होता है जूही जी के, हम कई हजारों जन्मों के बाय प्रोडक्ट हैं आज, ठीक है ना। तो एक एक जन्म समझो एक ईंट की तरह है। तो आपने एक ईंट खड़ी की तो उसकी एक शेडो बनी। ईंट खड़ी करते ही देखिए, अगर मैंने कोई कर्म किए हैं, एक्शन किया है, कुछ किया है ना, तो उसकी एक शेडो उस ऑटोमेटिकली उसका बाय प्रोडक्ट बनता ही जा रहा है। तो इस तरह से मैं जितनी ईंटें मेरे हर जन्म की ईंट जमा करता गया ना, तो उसकी पूरी शेडो बन चुकी है ऑलरेडी। इसीलिए क्या होता है, देखिए मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैं 100 साल या 200 साल तक लेके जाता हूँ भविष्य में आगे। अच्छा, तो 100-200 साल? 100 साल तक आगे, तो 100 ईयर्स आफ्टर जब मैं फ्यूचर में लेके जाता हूँ ना, तो उस फ्यूचर में जाकर जो लोग अपने आप को देखते हैं ना, वो बिल्कुल उनके लिए अनबिलीवेबल होता है। एक उनके दिमाग में भी नहीं होता, बता रहा हूँ मैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस जन्म में एक आदमी जो है कट्टर हिंदू है, शव शंकर भगत है, और अगले जन्म में वो जाकर देखता है कि वो जॉनसन के नाम से जो है वो एक क्रिश्चियन हो गया। तो अब सवाल पैदा क्या होता है, क्या उसके अंदर इतना कट्टर भक्त वो क्रिश्चियनिटी को क्यों अगले जन्म में पैदा होना चाहेगा भाई? पहली बात तो ये, ठीक है भाई। ऐसा भी नहीं कह सकते सबकॉन्शियस में था जी, हाँ जी, ऐसा होता है, वो भी नहीं है ना। हाँ। अच्छा, कई जन्म, अच्छा कुछ लोग मुसलमान बनते हैं, अरब कंट्री में पैदा होते हैं। जब मैं अगले जन्म में लेके जाता हूँ तो अरब में पैदा होते हैं। तो भाई अरब में इसको ऐसा कोई क्या बचपन से कोई एक अंदर से सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियसली भी कहीं था क्या, ये भगवान मुझे अगली बार अरब में पैदा करना भगवान, ऐसा भी तो नहीं था ना। इतना कट्टर व्यक्ति है इस जन्म में। तो सवाल पैदा क्या होता है कि व्हाई ही वांट टू थिंक लाइक दिस। अगर वो अनकॉन्शियसली भी सोच रहा है तो वो ऐसा क्यों सोचेगा, पहली बात, ठीक है। अच्छा, फिर जब मैं फ्यूचर में लेके जाता हूँ ना, तो वो चीजें देखता है जो उसको पता भी नहीं है, उसके दिमाग में भी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी एक हमारे कनाडा में एक सज्जन को मैं लेके गया था अभी वहाँ पे। तो वो अभी 18 साल से कनाडा में है। मेरे पास है ना 2007-8 में आए थे वो लोग।
तो उस समय मैंने है ना पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या देखा कि ही इज़ गोइंग टू कनाडा। तो वो मुझे क्या बोलता है, सर मुझे ना फॉरेन, मुझे तो भारत के छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं करता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बाहर की लाइफ ही पसंद नहीं है जी। वो ऐसे बोलता था। तो जब उसने देखा कि वो मतलब अगले 5 साल के बाद वो अपने आप में कनाडा में है 2012 में, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। सर बोला मैं तो ऐसा, मेरे पास कोई ऐसा दिमाग में भी नहीं है, मैं तो कनाडा कैसे जा सकता हूँ। तो लेकिन वो जिस कंपनी में काम करता था ना, सडनली उसने जॉब चेंज की, फिर किसी दूसरी कंपनी में आ गया, तो वहाँ पर ना उसको कनाडा का इंचार्ज करके भेज दिया गया। तो अब देखो ना, अब जो उसने देखा वो उसके दिमाग में नहीं था, वो सडनली इट ऑटोमेटिकली स्टार्टेड चेंजिंग द सिचुएशन, और वो कनाडा पहुंच गया। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं तो कनाडा आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं आपने, उसने बताया वो रियलिटी में वास्तव में वैसा ही निकला। तो होता क्या है कि फ्यूचर इसलिए आपका डिजाइंड है ऑलरेडी। जैसे आज आप अभी जहाँ पर भी है ना, आज आप बचपन से अब तक जितने विचार भाव कर्म करती आ रही है, तो आपका शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक, आपका वो जो शेडो है वो आपका ऑलरेडी बन चुका है, समझे ना। तो इस तरह से क्या होता है कि हर जन्म की शेडो है ना हमारी बनती जाती है, और वो हम जब रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जब हम ऐसे जाकर देखते हैं तो वो बिल्कुल एकदम क्लियरली नजर आती है। अच्छा वो छोड़ो, मैं जितने लोगों को अब तक पास्ट लाइफ में लेके गया हूँ ना, देखो लोगों के दिमाग में तो ये बातें नहीं है। लोगों को मैंने पूछा पूर्व जन्म में जाकर देखो कंप्यूटर कैसे हैं, तो बोले सर कंप्यूटर तो है ही नहीं सर। मैं बोला क्यों? बोले पता नहीं, हवा में है सब कुछ, हवा में ऐसे यूँ करते तो कंप्यूटर आ जाता है, ऐसे गायब कर दो आ जाता है। मैंने कहा मोबाइल? बोले मोबाइल तो है ही नहीं ऐसा। तो बोला क्यों? बोले कि नहीं, हाथ में कुछ एक ब्रेसलेट है, बोले बस उसी से वो थॉट से ऐसे कुछ सोचते हैं, फट करके वो लग जाता है फ़ोन नंबर। बोले विचारों से काम चल रहा है सब कुछ, थॉट से चल रहा है सब कुछ। तो अब जरा सोचो, ये तो कोई किसी ने उसके माइंड में डाला ना। और ये तो फ्यूचर है कि पास्ट है? फ्यूचर की बात बोल रहा है। हाँ। फ्यूचर में ऐसे होने वाला है। राइट अच्छा राइट। फिर मैंने उसको बोला मंगल ग्रह पे जाके देखो, हाँ। क्या मंगल ग्रह पे लोग बस रहे हैं क्या? बोले हाँ सर, करीब करीब 5,000 फैमिली तो आ गई ऊपर, बोले मंगल ग्रह पे। मैंने कहा यार तो मतलब कैसे जी रहे हैं भाई? बोले नहीं वो कुछ ऐसे लकड़ी के वो बना के उन्होंने उसमें कुछ प्लांट और फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, और वहाँ पे उस मतलब हवा से जो एनवायरनमेंट है वहाँ से वो हवा से जो है पानी भी जनरेट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो मैंने तो अब सवाल पैदा क्या होता है, इसके तो दिमाग में तो मंगल ग्रह पे किस तरह का मकान होंगे, किस तरह के लोग होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये तो कोई सोच के तो नहीं बैठा हुआ है ना। तो देन व्हाई ही विल सी लाइक दिस? समझे ना, कि ऐसा नहीं मेंटली क्रिएट कर दिया जी, ऐसा भी तो नहीं ना कि भाई कहीं पढ़ लिया इसलिए से बोल रहा है। अच्छा अभी तक तो पेपर में आया नहीं कि मंगल ग्रह पे इतने लोग बसेंगे, ऐसा तो कोई आया नहीं अभी तक। तो इस तरह से क्या होता है कि जब मैं देखता हूँ ना, अच्छा फिर वो ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने बताया कि सब गाड़ियाँ बोले मैक्सिमम जो है रोड पे कम है, रोड पे ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल। बोले पॉड्स बन गए, बोले आप जानते हैं पॉड हो गए, बोले कि वो इलेक्ट्रिकल पॉड, मैग्नेटिक पॉड होंगे, बोले लोग आएंगे फटफट बैठेंगे चले जाएंगे सीधे, ऊपर ही ऊपर है, बोले सब कुछ ऊपर है। तो अब और एक्चुअल में अभी रिसेंटली ये अभी आया था पेपर में भी कि अभी पॉड बनने जा रहे हैं, चाइना में चल रहा है, चाइना में चल रहा है। तो वो पॉड बनेंगे बोले उस समय, और ट्रैफिक नीचे नहीं रहेगी, और लोग साइकिलिंग ज्यादा कर रहे हैं, और उड़ती हुई गाड़ियां बहुत है बोले, मतलब हवा में ट्रैवलिंग ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए फ्यूचर जो है ना वो ऑलरेडी डिजाइंड होता है, समझे ना। और वो समय आने पर जो है ना, और सामने धीरे धीरे वो शेडो है ना आपके सामने मैनिफेस्ट हो रही होती है, ये समझ में। तो फिर अगर अभी जो मैं कर रही हूँ इसका फल मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा? फ्यूचर तो डिसाइड है, तो अभी मैं करूँ क्या? फ्यूचर डिसाइड हो तो कैसे? देखिए फ्यूचर का सिद्धांत क्या मालूम है, मैं यूं कहता हूं कि फ्यूचर ओरिजिनली एक शेडो की तरह है, अभी वर्तमान के एक्शन से आकार ग्रहण करने की स्थिति में है, मैं यूं कहता हूं पोटेंशियल फॉर्म में पोटेंशियल फॉर्म में। जैसे एग्जांपल, अभी मैं इस तरफ, मैंने यूं टर्न करके मैंने इस तरफ देखना शुरू कर दिया, तो अब मेरा फ्यूचर यूं बनने लग गया। मैंने सडनली एकदम मेरा माइंड में आया नहीं यार मैं इधर देखूंगा, तो मैंने इस तरफ टर्न कर लिया। तो जैसे ही मैंने अपना एक्शन चेंज किया ना, तो मेरा फ्यूचर इमीडिएट उसका आकार चेंज हो गया, समझे ना। तो फ्यूचर इज नॉट 100% डिसाइडेड, इट इज बीइंग क्रिएटेड एवरी मोमेंट टू मोमेंट बाय योर चॉइसेस। ओके, समझे ना, इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है कि फ्यूचर वर्तमान से डेवलप हो रहा होता है, आप यूं समझ एक प्रकार से। कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला आपको, जैसे बहुत सुनते हैं हम लोग कि आने वाले 50 सालों में दुनिया खत्म हो जाएगी, जो ये कह रहा हो कि खत्म है सब? दुनिया बहुत बेहतरीन होने की तरफ जा रही है, बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, बहुत एडवांसमेंट हो चुका होगा, और बहुत ही मतलब साइंटिफिक, डिजिटल, सब इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा, एनवायरमेंटल जो एक आज जो डैमेजेस हो रहे हैं ना, वो सब रुक जाएंगे। इसका कारण बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए
एक तो मेरा ऐसा मानना है, हर नेगेटिव चीज का एक बोलता है ना, एक अल्टीमेट जो बोलता है ना, उसका अपेक्स आना ही चाहिए। क्योंकि जब उसका पूरा वो बोलता है ना, उसका छोर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली फिर पॉजिटिविटी अपने आप डेवलप होने लग जाती है। समझे ना, ये उसका नियम है कुदरत का। पीक, हाँ, पीक पे जाने पीक के पे बाद जाना जहाँ सबसे चाहिए। ऊपर है वहीं से नीचे देखो ना, आना शुरू आज हुआ आप देखिए, मेरा ये मानना है, आज हम पेट्रोल की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं बोला होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तभी आज हाइड्रोजन ने, पानी से न, उससे अब बैटरी से, नई ये सब व्यवस्था चीजें देखेंगे, हाँ। दिमाग भागने लगा है। नहीं तो भागता नहीं था ना, हम तो आराम से जी रहे थे। वही आवश्यकता ही आविष्कार की वही जाएगी। वही इस तरह से। अच्छा, फिर बाद में तो इस तरह से मेरा मानना, तो अभी क्या है कि अभी इन सालों में समझो 2050 के पहले पहले तक जो है ना, बहुत बड़े बड़े जो है ना वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका वगैरह जो चल रही है ना अभी इस वक्त जो है, ये सब धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज में ही फॉल डाउन ज़्यादा आएगा। ओके। हाँ, ज़्यादा फॉल डाउन आएगा और एशियन कंट्रीज ज़्यादा डेवलप रहेगी, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। मतलब उनका डेवलपमेंट उतना नहीं रहेगा और धीरे धीरे भारत का विकास बहुत बड़े विश्व गुरु के रूप में आएगा ही। वो भारत का बहुत बड़ा विकास होगा और इसमें क्या होगा कि यूरोपियन और मुस्लिम्स कंट्रीज में जो है ना, वहाँ पर उनका वो झड़प बहुत ज़्यादा होगी और उसके अंदर ना डिस्ट्रक्शन बहुत होगा, वॉर बहुत होगा और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी सभ्यता उसमें समझो नष्ट हो जाएगी। 2035 तक जो देखिए, मैं तो कभी कभार कैजुअली पूछता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अभी तक रिसर्च नहीं की, पर ऐसे जब जब भी मैंने कैजुअली पूछा ना पास्ट लाइफ में आगे का भविष्य, तो लोगों ने बताया कि समुद्री तट के जितने जगहें हैं, जैसे बम्बई है, सिंगापुर है, थाईलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, बोले वहाँ पर है ना कोई ऐसी सुनामी और मतलब वो कोस्टल एरिया में इतना बड़ा वो भूकंप वगैरह सब जो सुनामी का आएगा कि जिससे ये तटवर्तीय जो इलाके हैं उनको जो है उनको नुकसान पहुँचेगा, इस तरह के बताते हैं। और बम्बई थोड़ी रिस्क में है, ऐसे करके बताते हैं लोग थोड़े से। तो इसलिए तो ये सब चीज़ें मतलब होने घटने वाली है करके 2035 से 40 के बीच बीच में ये शायद घटनाएं घटेगी सब। अभी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने एग्जाम दिया है, हाँ। मैं कभी कहीं से कहीं तक नहीं चाह रही थी कि मेरा पेपर अच्छा गया, मेरा पेपर लीक हो जाए, बट ये सोसाइटी की वजह से हो गया। हाँ जी। और मैं इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं विक्टिम बन गई, यार पेपर लीक किसी ने किया, हाँ। कराया किसी ने, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? इस दुनिया में क्या होता है मालूम है, आप अगर अकेले हो, आप जंगल जाके बैठ जाओ, हाँ, आप क्या कर्मफल भोगोगे? कुछ क्यों नहीं। अकेले हो, साधु बन गए, क्या कर्मफल भोगोगे? कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आपने कहा मैं शादी करूंगा जी, अब लो पति पत्नी आ गई ना, अब उसके कर्मफल तुम्हें जोड़ने ही पड़ेंगे, हजारों जन्मों के, एक जन्म के नहीं। अच्छा, तुमने कहा बच्चे चाहिए जी, कितने चाहिए? 2 चाहिए कि 4 चाहिए कि 10 चाहिए? अब जितने बच्चे हैं उसके कर्मफल भी ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि तुमने चॉइस की है। राइट। तुमने कहा नहीं जी मुझे समाज चाहिए जी, कौन सा वाला जी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, कौन सा समाज? अब उस समाज के जो नियम फायदे हैं, नुकसान फायदे हैं, वो तो तुम्हें उठाने पड़ेंगे ना, क्योंकि तुमने चॉइस की है। तुम चाहो तो समाज से भाग जाओ, तुम एजुकेशन सिस्टम से भाग जाओ और जाके किसी और जगह जाके पहाड़ पे बस जाओ, मान लो। पर तुमने चॉइस की कि नहीं भाई हम तो इस दुनियादारी में रहेंगे जी, हम तो नीट की परीक्षा देंगे, हम ऐसे करेंगे, तो आपने चॉइस की ना। तो होता क्या मालूम है, अब जिस देश समाज और जिस उसमें जीते हो ना परिवार में, तो हम हर एक के साथ कर्म बंधन बांध रहे होते हैं। आज तुम्हारे मामा जी को अगर बीमारी हो गई तो तुम भी परेशान होकर उसके हॉस्पिटल जाके देखोगी, तो अब क्योंकि तुम्हारे उनके साथ लिंक बन चुका है। तो कुदरत में नियम क्या मालूम है, जितना आप दुनिया में किसी के साथ जुड़ते जाओगे ना, तो आपको उसके भी कर्मफल ऐड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। इसीलिए साधु महात्मा जंगल चले जाते थे तो क्या? वो इतना भी उनको कुछ है ही नहीं, झंझट ही नहीं है। हाँ, तपस्या के नाम पर। बस तपस्या के नाम पर कोई झंझट नहीं, कोई तो साधु के कर्म खत्म कैसे हो गए फिर? वो तो जंगल जाके बैठ गया, हिमालय में आराम से बैठा हुआ है, अब उसके कोई कर्म ही नहीं काम कर रहे हैं, तो कर्मफल कहाँ से आए? समझे ना? तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से क्या होता है, देखिए यूनिवर्स है ना बड़ा लॉ से चल रहा है। यूनिवर्स में कोई भी चीज बोलता है ना ऐसे अनकंट्रोलेबल जैसा कोई चीज नहीं है, कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, बड़े आराम से चल रहा है। सो अनसर्टेनिटी पे यकीन नहीं है आपका, कि अनसर्टेनिटी में एक सर्टेनिटी है, वो मानते हैं आप? हाँ नहीं, देखिए क्या होता है कि जब इतनी सारी घटनाएं, देखिए आज 750 करोड़ की जनता दुनिया में धरती पर है और हर एक के विचार, एक्शन, कर्म सब अलग अलग तरह के घटते जा रहे हैं, तो उनकी भी तो शेडो बन रही ना भाई। अब वो शेडो कहाँ पर कैसे बनी कि हमें कुछ नहीं मालूम ना। अब समझ लो, अब जैसे आज अमेरिका क्या सोच के काम कर रहा है, आज ब्रिटेन क्या कर रहा है, आज रूसिया क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, चाइना क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन वो आने वाले फ्यूचर में उनके वो चीज़ें सामने आने लगेगी हमारे, है ना, इस तरह से। तो क्या होता है कि
हम अनसर्टेनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी वो इनविजिबल है हमारे सामने, हमें नजर नहीं आ रहा है। वो अभी जहाँ अगर वो कर्म होते जा रहे हैं तो उसके जो फल है वो हमें नजर नहीं आ रहा। बोलते हैं ना, अभी जमीन के ऊपर बीज गए हुए हैं पौधा ऊपर लेकिन नहीं आया। पौधा नहीं बना, इसलिए हमें पता ही नहीं कि कौन सा पौधा कितना लंबा आएगा, क्या आएगा, इसलिए हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन चीज तो संसार में बगैर नियम के तो नहीं घटती। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे हम लोग पीछे ले जाते हैं तो पास्ट दिखाते हैं, फ्यूचर दिखाते हैं, जो भी करते हैं, और आदमी मतलब मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि ऐसा भी होता होगा कि आज जो अब कर रहा है ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गया है, वो हो सकता है पिछले कई जन्मों से पहले कुत्ता हो, बिल्ली हो। क्या ये चीज़ों का भी एहसास होता है? हाँ देखिए, या अभी पेड़ तक पौधे कुछ भी? हम एक एनर्जी बीइंग है, ठीक है ना। तो प्राण ऊर्जा जो होती है ना, वो उसका फिजिकल फॉर्म कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो हम पेड़ पौधों के अंदर भी प्राण शक्ति है, एक प्रवाह हो रहा है, एक जानवरों में प्रवाह हो रहा है ना। तो वो देखिए, फिजिकल फॉर्म पेड़ पौधों का अलग है, जानवरों का अलग है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का अलग है, लेकिन है वो प्राण ऊर्जा ही, ठीक है ना। तो ये हजारों जन्मों पहले शायद हम प्लांट रहे हो, जानवरों में रहे हो, लेकिन अब जो है ना, अब तक तो मैं जितने हजारों लोगों को लेके गया हूँ ना, उसमें कहीं पर भी है ना, मतलब यूँ समझो कि मुश्किल से 47,000 लोगों को लेके जाने के बाद मेरे पास समझो कि 15 के करीब लोग आए होंगे बस अब तक। यानी कि 0.1% भी नहीं है, समझो कि 15 लोग आए होंगे, जिसने किसी ने भालू देखा, किसी ने बंदर के रूप में देखा, किसी ने गाय के रूप में देखा, किसी ने बत्तख के रूप में अपने आप को देखा, चिड़िया के रूप में अपने आप को देखा। तो ऐसे लोग डायनासोर के रूप में भी देखा। अच्छा। हाँ, डायनासोर के रूप में भी देखा। एक फिनलैंड में किसी को लेके गया था, तो वहां पर डायनासोर था, वो पिछले जन्म में लड़का। तो मतलब ऐसे 15 लोग अब समझो आए होंगे मेरे पास में। लेकिन उसके अलावा मनुष्य से मनुष्य ही आता जा रहा है अब तक, और आगे फिर जानवरों में जाने की उसकी संभावना अब नहीं है। फिर संभावना जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ गई है, कहाँ ये सोल कौन कौन से हैं? देखिए, पहली बात तो मेरा ये अनुमान है, बता रहा हूँ अभी तक, कि क्योंकि मेरे पास जब लोग आते हैं ना, तो लोअर क्लास के लोग जनरली नहीं आते, थोड़े से मिडिल और हायर क्लास के लोग ही आते हैं ना मेरे पास जो आते हैं। तो मैं उनके आधार पर जजमेंट ले रहा हूँ, समझो एक प्रकार से। राइट। मेरे पास मजदूर और लोअर क्लास के जो लोग होते हैं और नेगेटिव लोग होते हैं, वो मेरे पास तो नहीं आते, नहीं आते। समझे ना। तो इसलिए मैं जजमेंट उतना क्लियरली नहीं ले पाता हूँ। पर मुझे ये बात समझ में आती है कि जो एनिमल किंगडम से आते हैं ना, वो एकदम मजदूरी और लेबर क्लास की मेंटालिटी लेकर आते हैं। उनको अच्छा। तुमने देखा होगा, तुम ऐसे कितने ही हाँ लोगों हाँ। को देखा होगा, तुम कुछ भी बता दो, कितना भी राइट राइट। समझा दो, दे विल रिमेन लाइक एनिमल ओनली। यस यस यानी यस। कि जैसे एनिमल को ट्रेन करते हैं ना, कुत्ते को ट्रेन करते हैं हम, जैसे कि जंप करो, ये करो, वो करो, या तोते को ट्रेन करते हैं, तो बस इनको भी ट्रेन करने से वो एनिमल की तरह ट्रेन हो जाते हैं कि भाई ये काम करना है, मान लो, इस तरह से। तो ये जो एनिमल किंगडम से जो सोल आती है ना, जनरली वो एक तो वहां से आती है। तो पर एनिमल किंगडम से सोल नहीं आने के पीछे रीजन क्या है, मैं बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बीइंग में सोल आने के लिए कोई संस्कार होने चाहिए करके मैं सोचता था कि भाई किसी के साथ तो कोई निभाना है, कोई दुश्मनी निकालने के प्रेम निभाना है, तो इसलिए तो मैं उसके साथ जन्म भी लूं। पर मुझे लगा कि नहीं, कुदरत ऐसे काम नहीं कर रही है। कुदरत क्या करती है कि देखिए, कुदरत में नियम क्या है, सिंपल सा मालूम है कि दो कण, एक रज और वीर्य, अगर दोनों मिले, एक फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन होते ही वो धीरे 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 ना मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेल, उसका लॉ है। और करते करते 2-3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में क्या होगा, अब उसके अंदर एक प्राण तत्व को आना जरूरी है। तो वो तो प्राण तत्व कैसे मालूम है, इलेक्ट्रिकल करंट की तरह है कॉन्शियसनेस जो है। तो अगर वो अब वहां पे क्या होता है कि जो कण मिलते हैं ना, तो वो किस तरह की कॉन्शियसनेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या कॉन्शियसनेस भी वेट कर रही होती है कि उसको भी किसी कोख में जन्म लेना है, तो वो तुरंत जो है ना उस कोख में आ जाती है। यूनिवर्स में है ना अबंडेंट ऑफ एनर्जी है, प्राण ऊर्जा का भंडार है, समझो पूरा यूनिवर्स ही प्राण ऊर्जा है, ठीक है। आप जैसे कोई दो बीज को पास में लाओगे, या अंकुरित करोगे, या बीज डालोगे, तो उसके अंदर प्राण तत्व का एंटर होना स्वाभाविक है, बस। मतलब जो मैं समझ पाई, इसको बहुत आम उसमें समझूं तो, कि पूरा ये एक फील्ड है, इस पे करंट, इलेक्ट्रिकल करंट ओवरऑल विस्तृत रूप में विस्तृत रूप में चल रहा है। जैसे ही दो चीजें आपस में शरीर के संयोजन के लिए शुरू हुई, हाँ। उसने यहाँ पे अपने आप को एक रूप में डाल दिया, बस डाल दिया। अदरवाइज उसका कोई रूप नहीं है। देखिए ना, अभी आप जैसे देखिए, आज कई ऐसे कंट्री है ना जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। हाँ तो क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पे बीज पास में आ ही नहीं रहे।
हाँ इसलिए जनसंख्या डेवलप ही नहीं हो रही है ना। तो कारण क्या है कि कुदरत तो कहती है भैया तुम्हारे पास बीज की वो सुविधा तो है क्या, नियम है, हाँ। बीज की सुविधा है तो खेती कर ले भैया, हाँ वो डालो नेचर है उसको मल्टीप्लाई करके दे that's देती है, all। हाँ वो तो ये नियम है। कुदरत का खेल है। इसलिए क्या होता है आज 1000 आपको आत्मा 1000 करोड़ आत्मा भी चाहिए ना तो भी तैयार है आपके लिए, ये समझ लो आप। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो भी चूज कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें मेरे पास्ट के संस्कार, इम्प्रिंट्स एडेड होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब अभी एक ट्रांसप्लांट हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट, उसमें मैंने देखा कि जब उस बंदे का दूसरे से हार्ट बदल दिया गया, ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैट गाय, डोनर जैसा। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे क्या ऐसा स्थानांतरित होके आया था? Every cell has got its own brain and imprints. एवरी सेल। every cell देखिए 50 ट्रिलियन सेल अगर हमारी बॉडी के माने जाए ना, तो अभी मैंने आपको एक जबरदस्त इंसल्ट की और गाली दी मैंने आपको, तो 1 सेकंड में आपका चेहरा फक पीला पड़ गया। बिल्कुल। और अभी मैंने तारीफ की, आपका चेहरा एकदम पिंक हो गया। पिंक हो गया। तो आप जरा सोचिए कि आपके 15 ट्रिलियन सेल पीले हुए हैं ना, राइट। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते नहीं जी मेरा खाली हाथ पीला हुआ जी, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो ईच एंड एवरी सेल उसमें नर्वस सिस्टम की थ्रू पास ऑन हुआ वो केमिकल, और उसने पूरी बॉडी को पीला कर दिया। और जैसी तारीफ की तो पिंक भी हो गया और खून बढ़ा भी दिया उसने, मतलब। तो आप जरा सोचो कि वॉट एवर थॉट, जो भाव विचार कर्म हम जो करते हैं ना, वो एक एक सेल में जाकर इम्प्रिंट हो रहे होते हैं और वो सेल्यूलर मेमोरी बनती है। इसीलिए जब आप अगर किसी और का हार्ट अगर लगाओगे तो उस व्यक्ति ने क्या भाव विचार इमोशन जो भी उसने क्रिएट किए थे 25 साल तक 50 साल तक, वो सब उसके हार्ट के सेल में मौजूद है। तो डॉक्टर शर्मा जी आपने थोड़ा सा दिमाग घुमाया है, बट नहीं, एक आखिरी क्वेश्चन नहीं है ये मेरा। हम लोगों ने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर बात की है, मैं ये भी समझ पा रही हूँ आप भी ये जो करवाते हैं, ये करवाते हैं वर्तमान बेहतर बनाने के लिए और भविष्य की एक अच्छी नींव रखने के लिए। हीलिंग हर आदमी आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, हम लोग नहीं पहुंच पाए आज तक आपसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के हीलिंग करवाने के लिए। तो अभी जो ऑडियंस आपको देख रही है, अगर आप उसे सेल्फ हीलिंग का एक भी टेक्निक देना चाहे जो आज से वो शुरू कर सकता है और अपनी जिंदगी हर एस्पेक्ट में नेगेटिव थॉट से हटा के बदल सके, तो वो कोई एक टिप है, ऐसा कोई एक प्रैक्टिस है जो आप समझा सके अभी, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। आप अगर सचमुच सेल्फ फीलिंग चाहते हो ना, तो याद रखना कि तुम्हारा शरीर जो है ना 24 घंटे तुमको बीमार नहीं पड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। राइट। तो इसीलिए तुम वो कारण मत सप्लाई करो अपने माइंड से, अपने खान पान से, कि जिसको शरीर को मजबूरन जो है अब नॉर्मल एक्शन में आना पड़ जाए। ये दिमाग में रखना कि माई सेल्फ फीलिंग पावर डज नॉट वांट टू बिकम सिक। और आज अगर कोई आदमी बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक होता है ना, तो लोग क्या सोचते हैं, ये तो सब दवा खाई इसलिए ठीक हो गया। नहीं, अगर तुम्हारे बॉडी में रिएक्टिव कैपेसिटी होगी तभी तो दवाएं भी तो काम करेगी ना। दवा में थोड़ी अपनी कोई ताकत है। इट इज द बॉडी विच एक्ट्स ऑन द मेडिसिन, इट इज द मेडिसिन नॉट एक्ट्स ऑन द बॉडी। नहीं तो हर कोई ठीक हो जाता है दवाई खा के। तो आपकी बॉडी में सेल्फ फीलिंग पावर जो है आईसीयू से बाहर निकालती है, वेंटिलेटर से बाहर निकालती है। तो यूं समझ लो ये जितनी पैथियां है ना, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, जो भी है, ये सब किसके प्लेटफॉर्म पे डांस कर रही है? सेल्फ फीलिंग पावर के प्लेटफॉर्म पे। अगर ये प्लेटफॉर्म में निकाल दूं तो सब पैथियां धराशायी, 1% भी इनका कोई रोल दुनिया में नहीं रह जाएगा। क्यों? मेरी बॉडी जब रिएक्ट करने की ताकत में नहीं है तो तुम्हारी दवाएं क्या काम की भाई? यस। और हेल्थ का एक नेगेटिव डेफिनेशन हमने हमेशा से सुना है, दैट इज बीमारी का ना होना। ये डेफिनेशन ही नेगेटिव है। हेल्थ तो अपने आप में स्वभाव से बॉडी हेल्दी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी बहुत शुभकामना सबके लिए। यस सर, थैंक यू सर।